गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी के ट्रिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, निःशुल्क बैच हमारा इंडियन पॉलिटी का चल रहा है। उसके अंतर्गत आज आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि संवैधानिक विकास के चरण में एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। यहाँ से हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, UPSC, TGT, PGT और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेज आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि भारत शासन जो अधिनियम है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, बैकग्राउंड को। तो इसका जो उद्देश्य है वो 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेस्क्यू घोषणा, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा को लागू करना, जिसका लक्ष्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? क्रमिक रूप से भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू घोषणा लागू की गई थी। नामकरण की बात करें तो तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और बासराय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर इसका नाम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कर दिया गया था। प्रकृति की बात करें, यह संक्रमणकालीन अधिनियम था। प्रांतीय स्तर पर ध्वज शासन लागू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रांतीय स्तर पर इसके तहत प्रांतों में ध्वज शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता ध्वज शासन था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। ध्वज शासन व्यवस्था में प्रांतीय जो विषय थे वो दो भागों में बांट दिए गए: आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रिजर्व सब्जेक्ट आरक्षित विषय, राजस्व, न्याय, पुलिस, जेल, वित्त, सिंचाई इसके अंतर्गत आते थे। प्रशासन की बात करें तो गवर्नर ने अपनी कार्यकारी जो परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता करता था। यह परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। हस्तांतरित विषय की बात करें, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखे गए। प्रशासन की बात करें, गवर्नर उन भारतीय मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जनक की बात करें, ध्वज शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कार्टेस को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि ध्वज शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनेल कार्टेस को कहा जाता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट, द्वैसदनीय विधायिका, केंद्र में पहली बार दो सदन बनाए गए: राज्य परिषद, अपर हाउस, जिसमें 60 सदस्य, 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत थे। इसका कार्यकाल, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। महिलाओं की सदस्यता इसमें वर्जित थी। ये महिलाओं को राज्य परिषद में शामिल नहीं किया गया था। केंद्रीय विधानसभा, लोअर हाउस, 145 सदस्य जिनमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। प्रत्यक्ष निर्वाचन, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मताधिकार, सीमित जो मताधिकार था, जिसमें संपत्ति, कर और शिक्षा पर आधारित मताधिकार रखा गया। संपत्ति के आधार पर, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार रखा गया था। शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा दो सूचियों के माध्यम से किया गया था: केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। प्रत्यायोजन, प्रांतों को शक्तियां केंद्र से प्राप्त हुई। संघीय ढांचा यहाँ पर नहीं था। अवशिष्ट शक्तियां, ये शक्तियां गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित रही थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, सांप्रदायिक आधार पर जो 1909 का अधिनियम था उसमें केवल मुस्लिमों के लिए
मताधिकार दिया गया था, लेकिन इसमें 1909 के मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल को बढ़ा करके सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। प्रशासनिक और संस्थागत सुधार की बात करें तो लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में। भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नरेंद्र मंडल की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है। नरेंद्र मंडल की स्थापना देशी रियासतों के लिए 1921 में की गई थी। भारत सचिव, इसका वेतन अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन 1919 के अधिनियम के तहत अब इसको ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। वित्तीय सुधार, बजट पृथक्करण, पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार भी मिला। मतदान की बात करें, विधानसभा को बजट के कुछ हिस्सों पर मतदान का सीमित अधिकार दिया गया। वैधानिक आयोग, कानूनी आयोग, अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। इसी के परिणामस्वरूप 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। महत्वपूर्ण कथन बात कर लेते हैं 1919 के अधिनियम के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यह बिना सूरज का सवेरा है। एनी बेसेंट ने इसे, यह सुधार अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक अयोग्य प्रस्ताव है, यह एनी बेसेंट ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा, हमने रोटी मांगी थी पत्थर मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये महात्मा गांधी का, हमने रोटी मांगी थी लेकिन पत्थर मिले। और बिना सूरज का सवेरा बाल गंगाधर तिलक ने कहा। श्री भाई चिंतामणि, इसने भारतीयों को केवल सत्ता की छाया दी है, वास्तविक सत्ता नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इसने भारतीयों के हाथ बांधकर उन्हें सत्ता सौंपी है। पी रॉबर्ट्स, एक ऐसी प्रणाली थी जो ना चल सकती थी और ना ही रुक सकती थी। विफलता के मुख्य कारणों की बात कर लेते हैं। तो ये विफल क्यों हुआ? वित्त आरक्षित विषय था जिससे मंत्रियों के पास धन नहीं था। गवर्नर के पास वीटो और प्रमाणीकरण की असीमित शक्तियां थीं। नौकरशाही मंत्रियों के नियंत्रण में नहीं थी। सामूहिक उत्तरदायित्व का यहाँ पर अभाव था, इसीलिए ये विफल हुआ। केंद्र में कार्यकारी परिषद की संरचना, वायसराय की कार्यकारी परिषद के कुल 6 सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़कर के, इनमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। भारतीय सदस्यों को कानून, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग जैसे विभाग दिए गए। स्थानीय स्वशासन का पूर्ण हस्तांतरण, यह अधिनियम ऐतिहासिक था क्योंकि स्थानीय स्वशासन को पूरी तरह हस्तांतरित विषय बना दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्थानीय जो स्वशासन था उसे पूरी तरह हस्तांतरित विषय बनाया गया। यहीं से पंचायतों और नगर पालिकाओं के भारतीयकरण की वास्तविकता की शुरुआत हुई। केंद्रीय विधानमंडल की विशेष शक्तियां और सीमाएं, प्रमाणन की शक्ति, विधानसभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को गवर्नर जनरल को भारत की सुरक्षा और शांति के नाम पर स्वयं पारित कर सकता था। पूरक प्रश्न और काम रोको प्रस्ताव, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और काम रोको प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया। द्वैध शासन गतिरोध का समाधान, यदि विवाद हो तो कोई विषय आरक्षित या हस्तांतरित, अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होगा। गवर्नर को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया। मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार, विशेष तथ्य, महिलाओं को सदस्य बनने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों को यह अधिकार मिला कि वे महिलाओं को मतदान का अधिकार दे सकते हैं। सबसे पहले मद्रास प्रांत 1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत में मताधिकार महिलाओं को कहाँ पर दिया गया था, तो मद्रास में दिया गया था। साइमन कमीशन का वैधानिक आधार, अधिनियम की धारा 84A में 10 वर्ष बाद आयोग की व्यवस्था की गई। इसी कारण 1927 में पहले गठन का वैधानिक विरोध हुआ था। वित्तीय विकेंद्रीकरण, राजस्व स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया। आयकर केंद्र को बहु राजस्व प्रांतों को अकाल बीमा कोष बनाए रखना अनिवार्य किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।